2035 में हर्मीस चालक दल 31 सौर दिवस अभियान के लिए मंगल ग्रह पर पहुंचता है। 18वें दिन वे एसिडालिया प्लैनेटिया का पता लगाते हैं और वनस्पति शास्त्री मार्क कीमो विश्लेषण के लिए नमूने एकत्र करते हैं। उस समय सिस्टम ऑपरेटर बेथ को कंप्यूटर से धूल के तूफान की चेतावनी मिलती है और वह चालक दल को हैब नामक सतही आवास में वापस आने के लिए कहती है। बादलों को आते हुए देखते हुए मार्क और रसायनज्ञ एलेक्स कहते हैं कि उन्हें इसका इंतजार करना चाहिए, लेकिन कमांडर मेलिसा का अनुमान है कि यह बहुत विनाशकारी होगा, इसलिए वह सभी को खाली करने का आदेश देती है। एक बार जब सभी ने सूट पहन लिया तो उन्होंने हैब का दरवाजा खोला और तुरंत धूल के तूफान की चपेट में आ गए। वे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और मार्क दरवाजा बंद करने के लिए लाइन के अंत में रहता है। तूफान जल्द ही उनके मार्स एसेंट व्हीकल या एमएवी को पलट सकता है, इसलिए उन्हें जल्दी करने की जरूरत है। हालांकि मार्क को लगता है कि वे केबल और रोवर का उपयोग करके इसे लंगर डाल सकते हैं। अचानक सैटेलाइट डिश उड़ जाती है और सभी को इसे चकमा देने के लिए झुकना पड़ता है। हालांकि मार्क पर्याप्त तेज नहीं है और डिश उससे टकरा जाती है। जैसे ही मार्क को अंधेरे में उड़ा दिया जाता है, कंप्यूटर को सूट के टूटने की चेतावनी मिलती है। वे उसे स्कैनर पर नहीं ढूंढ पाते और न ही उसके महत्वपूर्ण अंगों का पता लगा पाते हैं। मेलिसा बाकी क्रू को एमआईवी के पास भेजती है, जबकि वह थोड़ी देर और तलाश करने के लिए रुकती है। सर्जन क्रिस बताते हैं कि सूट के टूटने की वजह से मार्क अब तक मर चुका होगा और यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि तूफान एमएवी को प्रभावित करने लगा है। मेलिसा के पास अपने क्रू में शामिल होने और लॉन्च को अधिकृत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एमएवी मंगल ग्रह को छोड़ देता है, जबकि क्रू अपने खोए दोस्त के लिए शोक मनाता है। इस बीच नासा के प्रशासक टेडी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा करने के लिए आते हैं कि मंगल ग्रह की टीम एक अंतरिक्ष यात्री के बिना वापस आ रही है। हालांकि मंगल ग्रह पर आखिरकार तूफान खत्म हो गया और मार्क तब जागता है जब उसका सूट उसे सचेत करता है। तार ने उसके सूट को छेद दिया है, लेकिन छेद को भी ढककर रखा है। यही कारण है कि वह जीवित है। तार को काटने के बाद मार्क वापस हैब में जाता है और दर्द से धातु की छड़ को निकालता है। हालांकि अंदर अभी भी एक टुकड़ा है। घाव को बंद करने से पहले वह उस टुकड़े को निकालने के लिए संदंश का उपयोग करता है। इसके बाद वह कंप्यूटर में लॉग इन करता है और एक वीडियो लॉग शुरू करता है, ताकि अगर वह बच न पाए तो क्या हुआ इसका विवरण रिकॉर्ड कर सके। चूंकि एंटीना टूट गया है, इसलिए उसके पास नासा से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं है और अगला मानवयुक्त मिशन 4 साल में मंगल पर आएगा। लेकिन उसे नहीं लगता कि वह तब तक जीवित रह सकता है, जबकि बाहर एक और तूफान आता है। मार्क दिन का अधिकांश समय आराम करने में बिताता है, लेकिन अंततः वह ऊब जाता है। वह हैब को साफ करना शुरू कर देता है और अपने दोस्तों की चीजों को लेबल वाले बक्सों में रखता है। उनकी सभी तस्वीरें देखने के बाद वह तय करता है कि वह वहां नहीं मरेगा। सुबह वह सारा खाना व्यवस्थित करता है, जिसमें थैंक्सगिविंग के लिए बचाए गए सामान भी शामिल हैं, जिसमें कुछ आलू हैं जो उसे एक विचार देते हैं। वनस्पति शास्त्री के रूप में अपने प्रशिक्षण का उपयोग करते हुए मार्क ने मंगल ग्रह की मिट्टी और चालक दल के बाथरूम के कचरे को खाद के रूप में इस्तेमाल करते हुए आवास के अंदर एक ग्रीन हाउस बनाने का काम शुरू किया। उसने सारे आलू बो दिए, लेकिन उन्हें बढ़ने के लिए बहुत सारे पानी की आवश्यकता होगी। शुक्र है कि उसके पास उपकरण बनाने के लिए उपकरण और हिस्से हैं जो बचे हुए रॉकेट ईंधन को जला सकते हैं और इसे पानी में बदल सकते हैं। पहली बार जब वह इसे चालू करता है तो मशीन में आग लग जाती है, इसलिए मार्क को सुरक्षात्मक गियर पहनते हुए फिर से कोशिश करने से पहले अपनी गणना ठीक करनी पड़ती है। इस बार यह ठीक काम करता है और अब उसके पास अपने और अपने बगीचे के लिए पानी है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, मार्क कड़ी मेहनत करता रहता है और दैनिक वीडियो लॉग पर सब कुछ रिकॉर्ड करता है। वह बगीचे की देखभाल करता है और बाहर सौर पैनलों का रखरखाव करता है। 54वें दिन उसे यह देखकर खुशी होती है, पिछली यात्रा पूरी न होने के कारण 4 साल तक प्रतीक्षा करने के बजाय एक नई यात्रा। टेडी असहमत है, कह रही है कि अगर वे अब एक जहाज भेजते हैं तो वे मार्क के शरीर को प्रदर्शन पर रख देंगे और जनता इसे पसंद नहीं करेगी। हालांकि विंसेंट बताते हैं कि वे इसे अपने पक्ष में उपयोग कर सकते हैं यदि वे मिशन को परिवार के लिए शरीर को वापस लाने के रूप में तैयार करते हैं। टेक्सास स्पेस सेंटर में कुछ मिनट बाद एक ऑपरेटर को विंसेंट से एक संदेश प्राप्त होता है, जिसमें उसे मंगल ग्रह पर कुछ विशिष्ट निर्देशांक खोजने के लिए कहा जाता है। वह क्षेत्र की जांच करने के लिए उपग्रह का उपयोग करती है और यह देखकर चौंक जाती है कि आवास में कुछ बदलाव हुए हैं। आपातकालीन कॉल के बाद टेडी, विंसेंट और मीडिया निदेशक एनी इसे अपनी आंखों से देखने के लिए अंतरिक्ष केंद्र की ओर भागते हैं। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि मार्क जीवित है और आगे कैसे बढ़ना है इस पर बहस करना शुरू करते हैं, क्योंकि आम जनता यह सुनकर अच्छी प्रतिक्रिया नहीं देगी कि उन्होंने एक अंतरिक्ष यात्री को पीछे छोड़ दिया है और चालक दल शायद दोषी महसूस करेगा। टेडी को लगता है कि मार्क भोजन के बिना जीवित नहीं रह पाएगा और विंसेंट मार्क की मनोवैज्ञानिक स्थिति के बारे में चिंतित है, क्योंकि उसे शायद लगता है कि उसे उसके साथियों ने छोड़ दिया है। अगले दिन टेडी एक अन्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा करते हुए दिखाई देते हैं कि मार्क जीवित हैं, लेकिन वे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास अधिक जानकारी का अभाव है। चालक दल को अभी तक इनमें से किसी के बारे में सूचित नहीं किया गया है। 70वें दिन मार्क ने निष्कर्ष निकाला कि उन्हें दीर्घकालिक सोचना शुरू करना होगा। 4 साल में पहुंचने वाली टीम उनके निवास से 3200 किलोमीटर दूर उतरेगी, इसलिए उन्हें वहां पहुंचने का रास्ता खोजना होगा। पहली समस्या एकमात्र कार्यशील रोवर है जो रिचार्ज होने से पहले अधिकतम 35 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच सकता है। दूसरी समस्या यह है कि यात्रा पूरी होने में 50 दिन लगेंगे, इसलिए वह न्यूनतम जीवन समर्थन वाले रोवर में रहेंगे। तूफान में नष्ट हो चुके रोवर से टुकड़े लेकर मार्क कार्यशील रोवर की बैटरी लाइफ को दोगुना करने में कामयाब हो जाता है। आधी रात को एक परीक्षण चलाया और देखा कि कितना ठंडा हो गया है, लेकिन हीटर चालू करने से बहुत अधिक बैटरी जीवन की खपत होगी।
जब वह हैब में लौटता है तो वह निष्कर्ष निकालता है कि उसे रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर खोदना होगा, जो एक खतरनाक काम है क्योंकि यह प्लूटोनियम से भरा है। सावधानी से काम करके वह बिना किसी दुर्घटना के जनरेटर को पुनः प्राप्त करने का प्रबंधन करता है और इसे रोवर से जोड़ता है। पृथ्वी पर विंसेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्क की गतिविधि की व्याख्या करने के लिए प्रकट होता है क्योंकि उपग्रह फुटेज सार्वजनिक है। वह बताता है कि मार्क शायद लैंडिंग साइट पर जाना चाहता है, लेकिन अगर नासा उसके साथ संवाद कर सकता है तो वे उसे बचाए जाने तक इंतजार करने के लिए कहेंगे। बाद में टेडी ने उन्हें कैमरे पर ऐसा कहने के लिए डांटा क्योंकि वे अभी भी नहीं जानते हैं कि मार्क को बचाना संभव है या नहीं। वह मंगल ग्रह पर एक आपूर्ति जांच भी भेजना चाहता है। फ्लाइट डायरेक्टर मिच जोर देते हैं कि उन्हें मिशन क्रू को इस बारे में बताना चाहिए, लेकिन टेडी ऐसा करने से मना कर देता है जब तक कि वे यह सुनिश्चित नहीं कर लेते कि मार्क को बचाया जा सकता है। 79वें दिन मार्क को आखिरकार अपने बगीचे से उगाए गए आलू मिल जाते हैं। वह छोटे आलू फिर से लगाता है और बड़े आलू को अपने भोजन की आपूर्ति के लिए बचा लेता है। फिर वह संचार समस्या को ठीक करने का तरीका सोचने की कोशिश करते हुए नक्शे को देखता है और आखिरकार उसे एक विचार आता है। वह रोवर पर चढ़ जाता है और कुछ देर के लिए एक ऐसी दिशा में गाड़ी चलाता है जो पहले तो विंसेंट को भ्रमित करती है। हालांकि जब वह एक नक्शा भी देखता है और महसूस करता है कि मार्क कहां जा रहा है तो वह उत्साहित हो जाता है। कुछ क्षण बाद मार्क पाथफाइंडर जांच को बाहर निकालने के लिए रेत में खुदाई कर रहा है, जो 1997 में चुप हो गई थी। वह इसे रोवर पर रखता है और इसे मरम्मत करने के लिए वापस हब में ले जाता है, एक कनेक्शन प्रोग्राम करें। आखिरकार दोनों पाथफाइंडर संपर्क बनाते हैं और पृथ्वी की टीम को मंगल ग्रह से तस्वीरें मिलती हैं। मार्क जल्दी से एक साइन लगाने के लिए दौड़ता है जिसमें पूछा जाता है कि क्या वे उसे देख सकते हैं, और साथ ही 2 और साइन जो हां और नहीं कहते हैं। टीम कैमरे को हां की ओर घुमाती है और मार्क जश्न मनाता है। अब उसे सिर्फ एक कैमरा और साइन के साथ जटिल विज्ञान वार्तालाप करने का तरीका पता लगाना होगा। वह बेथ का कंप्यूटर लेता है और अल्फान्यूमेरिक इकाइयों वाला एक चार्ट ढूंढता है जिसे वह फिर से साइन का उपयोग करके पाथफाइंडर के चारों ओर सेट करता है। नासा के इंजीनियर जल्दी से समझ जाते हैं कि वह क्या कर रहा है और अपनी प्रयोगशाला में प्रक्रिया को दोहराते हैं। एक बार जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो दोनों पक्ष एक दूसरे को संदेश भेजना शुरू कर सकते हैं। मार्क उन्हें बताता है कि वह कैसे बच गया और यह बताना सुनिश्चित करता है कि यह चालक दल की गलती नहीं थी। फिर नासा उसे रोवर को हैक करने के निर्देश भेजना शुरू करता है ताकि वह प्रसारण आवृत्ति को संशोधित करके पाथफाइंडर से बात कर सके। मार्क निर्देशों का पूरी तरह से पालन करता है और जल्द ही विंसेंट से एक संदेश प्राप्त करता है जिसमें उसे बताया गया है कि वे उस पर नजर रख रहे हैं और पूरी दुनिया उसके लिए प्रार्थना कर रही है। वह वादा करता है कि वे बचाव योजनाओं पर काम कर रहे हैं और वे उसे खिलाने के लिए एक आपूर्ति मिशन भेजेंगे। जब मार्क अपने चालक दल के बारे में पूछता है तो विंसेंट को यह समझाना पड़ता है कि उन्होंने उन्हें अभी तक नहीं बताया है कि वह जीवित है, क्योंकि उन्हें अपनी वापसी की उड़ान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। मार्क इस बारे में खुश नहीं है और वैश्विक प्रसारण को बर्बाद करने के लिए बहुत सारे अपशब्द भेजना शुरू कर देता है। टेडी को उच्च अधिकारियों से बात करनी पड़ती है और उन्हें समझाना पड़ता है कि मार्क ने केवल तनाव के कारण ऐसा किया था, लेकिन मिच उसे विंसेंट की पीठ पीछे जाकर चालक दल से संपर्क करने के लिए मना लेता है। मंगल ग्रह को छोड़े हुए उन्हें 4 महीने हो चुके हैं और टीम उन सभी के लिए एक वीडियो संदेश पाकर हैरान है। अंतरिक्ष यात्री स्क्रीन के चारों ओर इकट्ठा होते हैं और मिच का वीडियो देखते हैं जिसमें बड़ी खबर दी गई है। जैसा कि अनुमान लगाया गया था, सभी को जाने के लिए दोषी महसूस होता है मार्क पीछे। 128वें दिन मार्क ने अपने लॉग पर बताया कि कैसे नासा छोटी छोटी चीजों के बारे में भी अपडेट मांगता रहता है और अब वे उसकी फसलों का सूक्ष्म प्रबंधन करना चाहते हैं, जैसे कि उसे पता ही न हो कि वह क्या कर रहा है। उसे बहुत सारे ईमेल भी मिले हैं जिनमें से एक राष्ट्रपति का और दूसरा उसके विश्वविद्यालय का है। उन्होंने कहा कि एक बार जब आप कहीं फसल उगा लेते हैं तो आप आधिकारिक तौर पर उस पर उपनिवेश स्थापित कर लेते हैं। इसलिए मार्क ने घोषणा की कि उसने मंगल पर उपनिवेश स्थापित कर लिया है। अगले प्रसारण के दौरान नासा ने मार्क से एक तस्वीर के लिए पोज देने को कहा और एनी नाराज हो गई क्योंकि वह प्रेस के लिए कुछ सुंदर करने के बजाय मजाकिया बनने की कोशिश कर रहा था। टेडी ने उसे बताया कि उसे 9 महीने में आपूर्ति भेजने की घोषणा के साथ इसे वैसे भी पोस्ट करना चाहिए, तब तक उसे भोजन मिलना चाहिए, लेकिन टेडी को चिंता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। एक रात मार्क बाहर कुछ रखरखाव का काम पूरा करता है और वापस हैब में चला जाता है। हालांकि कोई खराबी होती है और दबाव के कारण दीवार में छेद हो जाता है। अचानक एक छोटा विस्फोट होता है और एयरलॉक उड़ जाता है। कुछ देर तक इधर उधर घूमता रहता है जब तक कि वह क्रैश न हो जाए। मार्क इस घटना से बच जाता है, लेकिन उसके सूट में एक दरार आ जाती है और वह ऑक्सीजन खो देता है। वह सभी दरारों को ढकने के लिए टेप का उपयोग करता है और समय रहते सूट को फिर से सील कर देता है। फिर मार्क वापस घर लौटता है और यह देखकर तबाह हो जाता है कि विस्फोट ने उसके सभी पौधों को जला दिया है। कुछ आपूर्ति लेने के बाद वह रोवर में रात बिताने जाता है, जहां वह पृथ्वी को संदेश भेजने से पहले हताशा में चिल्लाता है। नासा में विंसेंट दूसरों को सूचित करता है कि बचा हुआ भोजन मार्क को लगभग 200 दिन देता है। टेडी तुरंत सभी को आपूर्ति जांच पर तेजी से काम करने के आदेश भेजता है। उसका ध्यान भटकाने के लिए नासा मार्क के सिग्नल को हरमीज से जोड़ता है और अब वे एक दूसरे को संदेश भी भेज सकते हैं। अगले दिन मार्क बगीचे की सफाई करता है और विस्फोट के कारण हुए छेद को बंद कर देता है। बाहर एक और तूफान सुनकर उसका तनाव और भी बढ़ गया। पृथ्वी पर एस्ट्रोडायनामिकिस्ट रिच एक सहकर्मी के साथ जांच के यात्रा समय पर चर्चा करता है। वह पृथ्वी और मंगल की खराब स्थिति के बारे में मजाक करता है और यह एक विचार को प्रेरित करता है
इस बीच टेडी प्रोटोकॉल में ऐसे स्थान खोजने की कोशिश करता रहता है जहां वे कामों को तेजी से करने के लिए समय कम कर सकें। 154वें दिन मार्क ने अपने खाने को कम से कम कर दिया और उसे दवा के साथ मिलाना शुरू कर दिया। 4 हफ्ते बाद जांच आखिरकार तैयार हो जाती है और नासा में हर कोई लॉन्च देखने के लिए इकट्ठा होता है। पहले तो ऐसा लगता है कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एक बहुत बड़ा प्रिसिशन दिखाई देता है और कुछ ही मिनटों में जांच में विस्फोट हो जाता है। कमरे में तुरंत माहौल खराब हो जाता है और विंसेंट को मार्क को अपडेट के बारे में बताने का कठिन मिशन मिलता है। 166वें दिन मार्क मेलिसा को एक संदेश भेजता है जिसमें उसे पृथ्वी पर लौटने पर अपने माता पिता से मिलने और मंगल पर उनके समय के बारे में सब कुछ बताने के लिए कहता है। वह चाहता है कि वे जाने कि वह उनसे प्यार करता है और वह खुद से बड़ा कुछ करते हुए मरा है जिस पर उसे गर्व है। इस बीच चीन का राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन एक साक्षात्कार के दौरान टेडी को देखता है जो समझाता है कि जांच विफल हो गई क्योंकि उन्होंने निरीक्षणों पर समय कम कर दिया। चीन के पास एक अधिक उन्नत बूस्टर है जो नासा को तेजी से प्रक्षेपण करने में मदद कर सकता है, लेकिन यह हमेशा वर्गीकृत जानकारी रही है, इसलिए यदि वे मदद करते हैं तो उन्हें इसे निजी रखना होगा और दुनिया में किसी को भी पता नहीं चलेगा। जल्द ही टेडी को उनसे एक कॉल आता है और वह गोपनीयता समझौते पर सहमत हो जाता है। जबकि नासा के इंजीनियर 28 दिनों में एक और जांच करने की कोशिश करते हैं। रिच अपनी गणना पूरी करता है और विंसेंट से मिलने के लिए उड़ान भरता है ताकि उसे बता सके कि उसके पास एक बेहतर योजना है। विंसेंट एक बैठक आयोजित करता है और रिच स्टेपलर, एनी और टेडी का उपयोग करके अपनी योजना का एक दृश्य प्रदर्शन करता है। यह हेमीज को रोकता है। चालक दल आपूर्ति उठा सकता है और एक गुलेल प्रभाव में पृथ्वी के चारों ओर उड़ सकता है जो गति बनाए रखेगा और उन्हें जल्दी से मार्क को बचाने के लिए मंगल ग्रह पर वापस भेज देगा जिसे उन्हें एमएवी में मिलना होगा। हालांकि इससे चालक दल के मिशन में 500 दिन और जुड़ जाएंगे। मिच को लगता है कि मेलिसा और अन्य को यह तय करने की अनुमति दी जानी चाहिए कि वे ऐसा करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन टेडी एक पूरी टीम को खोने का जोखिम नहीं उठाना चाहता है और घोषणा करता है कि वे रिच के बजाय अपनी मूल योजना पर टिके रहेंगे। हेमीज पर बेथ एक एन्क्रिप्टेड संदेश खोजती है और रिच की योजना का पता लगाने के लिए इसे डिकोड करती है। चालक दल इस बात पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और मेलिसा सभी को परिणामों की याद दिलाने के लिए एक पल लेती है। वे अपने परिवारों को एक और साल तक नहीं देख पाएंगे। नासा में उन्हें बेथ से रिच के बारे में एक चुटकुला वाला संदेश मिलता है, इससे पहले कि वे हेमीज को अपने रास्ते से भटकते हुए देखें। टेडी के पास एनी को प्रेस से बात करने के लिए भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है ताकि उन्हें अपनी नई योजना के बारे में बता सकें। वह यह भी अनुमान लगाता है कि मिच ने हेमीज को गुप्त रूप से जानकारी भेजी है और उसे बताता है कि इस मिशन के खत्म होने के बाद उसे इस्तीफा देना होगा। 219वें दिन मार्क रोवर को संशोधित करने पर काम करना शुरू कर देता है क्योंकि उसे उस क्रेटर तक की यात्रा में जीवित रहने के लिए बहुत सारा सामान ले जाने की आवश्यकता होगी जहां यह दूसरा एमएवी स्थित है। नासा अपनी प्रयोगशालाओं में वही परीक्षण करता है और उसे मदद करने के लिए अद्यतन जानकारी भेजता है। चीनी वैज्ञानिक बूस्टर पर काम करने के लिए नासा के कार्यालयों में आते हैं, हालांकि भाषा और संस्कृति के कारण कई संचार समस्याएं हैं। हेमीज चालक दल अपने परिवारों को यह बताने के लिए कॉल करता है कि उन्हें फिर से मिलने के लिए 500 दिन और इंतजार करना होगा। आखिरकार रोवर तैयार हो जाता है और मार्क यह पुष्टि करने के लिए कि सब कुछ सही ढंग से काम कर रहा है उसे एक सवारी देता है। नए बूस्टर का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया जाता है और जांच बिना किसी समस्या के लॉन्च होती है। हेमीज इसे पृथ्वी के पास पाता है और चालक दल इसे जहाज से जोड़ता है। 7 महीने बाद मार्क आखिरकार जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह अपना अंतिम लॉग रिकॉर्ड करता है और हैब में सभी सिस्टम बंद कर देता है। फिर वह दीवार पर दिन 461 को चिह्नित करता है और रोवर में जाने से पहले उस पर हस्ताक्षर करता है। उसके आगे एक लंबी यात्रा है और उसे हैब से लिए गए सौर पैनलों का उपयोग करके रोवर को रिचार्ज करने के लिए नियमित रूप से रुकना पड़ता है। वह उन क्षणों का उपयोग परिदृश्य की प्रशंसा करने और खुद को याद दिलाने के लिए करता है कि वह उन अधिकांश स्थानों पर जाने वाला पहला व्यक्ति है। चार्जिंग समय के दौरान वह अपनी झपकी भी लेता है। दिन 517 पर मिच और इंजीनियरों को एक समस्या का पता चलता है। हेमीज मंगल की कक्षा में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि इससे उन्हें घर लौटने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं मिलेगा। एमएवी केवल निचली कक्षा में जा सकता, इसलिए मार्क को गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए अतिरिक्त तेजी से जाना होगा। इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें एमएवी को 5000 किलोग्राम हल्का बनाना होगा। मिच को लगता है कि वे सीट, कंट्रोल पैनल और यहां तक कि कुछ सर्वाइवल सिस्टम जैसी चीजें हटा सकते हैं। मार्क को सांस लेने के लिए अपना सूट पहनना होगा और हेमीज क्रू बैकअप कम्युनिकेशन के बिना एमएवी को दूर से ही चलाएगा। मामले को बदतर बनाने के लिए उन्हें एमएवी के शीर्ष को कैनवास से ढकने के लिए नाक, एयरलॉक और खिड़कियां हटानी होंगी। ऐसे बहुत से जोखिम कारक हैं जो इस मिशन को विफल होने की उच्च संभावना देते हैं, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। जब वे मार्क को योजना भेजते हैं तो वह एफ शब्द के साथ जवाब देता है। 538वें दिन मार्क आखिरकार क्रेटर तक पहुंचता है और योजना की पागलपन के बारे में एक और लॉग रिकॉर्ड करता है। हालांकि वह यह भी स्वीकार करता है कि उसे अंतरिक्ष यात्रा के इतिहास में सबसे तेज आदमी बनने का तरीका पसंद है। फिर वह सभी संशोधनों पर काम करना शुरू कर देता है। अंतरिक्ष यान के सभी हिस्सों को हटा देता है। एमएवी तब तक जब तक उसके पास केवल आवश्यक चीजें न रह जाएं और यह सुनिश्चित कर लें कि ऊपरी हिस्से को कैनवास से कवर किया गया है। 560वें दिन मेलिसा मार्क को बचाने की योजना पर विचार करती है और प्रत्येक चालक दल के सदस्य को यह सुनिश्चित करने के लिए एक काम सौंपती है कि यह अच्छी तरह से हो।
अगर कुछ विफल हो जाता है तो वे अपने दोस्त के पीछे जाने के लिए हेमीज से कूदने को तैयार हैं। अगले दिन मार्क अपना आखिरी भोजन खा लेता है और भविष्य में रोवर को खोजने वाले अंतरिक्ष यात्री के लिए एक नोट छोड़ जाता है, जिसमें उन्हें इसका ध्यान रखने के लिए कहता है क्योंकि इसने उसकी जान बचाई थी। पृथ्वी पर लोग बचाव अभियान को देखने के लिए नासा भवन के बाहर और दुनिया भर के बड़े शहरों की सड़कों पर इकट्ठा हो रहे हैं। अपनी दाढ़ी मुंडवाने और बाल कटवाने के बाद मार्क सूट पहनता है और अंत में एमएवी में बैठ जाता है। अब जब हेमीज काफी करीब है, हालांकि उड़ान के कुछ ही मिनटों के बाद कैनवास उड़ जाता है और केबिन में दबाव बदल जाता है, जिससे मार्क को चक्कर आने लगता है जब तक कि वह बेहोश नहीं हो जाता। हेमीज दूर से बूस्टर को बंद कर देता है और पता लगाता है कि एमएवी में ईंधन खत्म हो गया है, जो इसे नियोजित की तुलना में मुख्य जहाज से दूर छोड़ देता है। चालक दल अपने कुछ बैकअप ईंधन का उपयोग करके इसे ठीक कर सकता है, हालांकि इससे अवरोधन के लिए गति बहुत तेज हो जाएगी। उस पल मार्क जाग जाता है और उन्हें बताता है कि अगर वे उसकी टूटी पसलियों को नहीं गिनते हैं तो वह ठीक है। जब वह समस्या के बारे में सुनता है तो वह एक नई योजना प्रस्तावित करता है। वह अपने सूट को छेद सकता है और भागने वाली हवा का उपयोग हर्मीज की ओर उड़ने के लिए एक थ्रस्टर के रूप में कर सकता है। यह एक खराब योजना है, लेकिन यह मेलिसा को एक समान विचार से प्रेरित करती है। उसे बम बनाना शुरू करने के लिए कहता है, जहाज की आपूर्ति का उपयोग करते हुए, जिसमें साधारण चीनी शामिल है। इलेक्स डायनामाइट से भी अधिक शक्तिशाली बम बनाता है। क्रिस इसे तैरने से पहले एयरलॉक पर सेट करता है। कॉकपिट में गणना से पता चलता है कि दूरी में अभी भी थोड़ा अंतर होगा, इसलिए मेलिसा घोषणा करती है कि वह बाहर जाएगी और सूट पहनने के लिए दौड़ेगी। जब बम अंततः फट जाता है तो एयरलॉक नष्ट हो जाता है और वांछित प्रभाव पैदा होता है। एक बार जब हेमीज एमएवी के जितना संभव हो सके उतना करीब पहुंच जाता है तो क्रिस मेलिसा को हुक करता है ताकि वह मार्क को बचाने के लिए स्पेस वॉक पर जा सके। दुर्भाग्य से रस्सी काफी लंबी नहीं है, इसलिए मार्क को अपना विचार करने का मौका मिलता है। वह अपने सूट में छेद करता है और हवा तुरंत उसे इधर उधर धकेलना शुरू कर देती है। वह नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन अंततः एमएवी से बाहर निकलने में सफल हो जाता है। अपने चालक दल के साथ गणना करते हुए मेलिसा अपना रास्ता तय करती है और जब मार्क पास से गुजरता है तो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। हालांकि वह बहुत तेज चल रहा होता है और उनके हाथ टकराते हैं। शुक्र है कि वह रस्सी को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और मेलिसा तब तक खींचना शुरू करती है जब तक कि वे अंततः फिर से मिल नहीं जाते। क्रू उन्हें पृथ्वी पर ले जाता है और फिर उन्हें सूचित करता है कि मिशन सफल रहा और दुनिया भर में हर कोई जश्न मनाता है। एक बार जब मार्क इस अनुभव से उबर जाता है और फिर से स्वस्थ हो जाता है तो वह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए उत्तर। अगर ऐसी और फिल्में देखनी है तो साइनवर्स रिकैप्स को जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो। धन्यवाद।